Good morning students. Now in today's lecture we will see next point, that is second number, simple AC circuit with inductor. तो लास्ट लेक्चर हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, AC सर्किट दैट इज सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर, है ना, जिसमें हमने EMF अप्लाइड और करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर दोनों के लिए फार्मूला ऑब्टेन किया था। और फिर टेबल तैयार करके हमने एक ग्राफ भी वहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें ये क्लियर होता है कि अप्लाइड EMF एंड द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, लास्ट वाला आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, अप्लाइड EMF और करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टेंस बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों एक साथ चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से ये भी आर्टिकल हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। नाउ कंसीडर इंडक्टर। इंडक्टर मतलब एक कॉइल, यहाँ पर स्प्रिंग टाइप का कॉइल होते ना, इंडक्टर कॉइल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एंड AC सोर्स, यहाँ पर स्टूडेंट ये AC सोर्स है, AC सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस दिस इंडक्टर। अब AC सोर्स मतलब अल्टरनेटिंग EMF जनरेट होता है वहाँ पर, तो अल्टरनेटिंग EMF के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना EMF यहाँ पर अप्लाइड होगा ऑन दिस इंडक्टर कॉइल। अब अल्टरनेटिंग EMF है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इट इज़ वेरिंग साइनोसाइडली बिकॉज देयर इज साइन फंक्शन। तो ये अल्टरनेटिंग EMF यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है, सो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट भी चेंजिंग होगा, वेरिएबल होगा। और वेरिएबल करंट जैसे इस कॉइल के अंदर से पास होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड द इंडक्टर कॉइल। तो एज अल्टरनेटिंग EMF एंड करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिंग कंटिन्यूसली पॉजिटिव नेगेटिव, सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग रहेगी, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस द्वारा यहाँ पर क्या होता है, एक EMF प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस EMF इन द इंडक्टर कॉइल, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय EL। तो ये E बैक होता है, बैक EMF है ना, E बैक और डिनोटेड बाय EL। लेट L बी द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इतना EMF यहाँ पर अप्लाइड होता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। लेकिन ये वेरिएबल है, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव करंट भी वेरिएबल रहेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड दैट कॉइल इज प्लेस्ड नाउ इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस होगा ना, अकॉर्डिंग टू यस फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है एंड दैट इंड्यूस EMF की डायरेक्शन कैसी होगी, अगेन बाय थर्ड लॉ, लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ कॉइल इज सच एज टू अपोज द चेंज इन करंट, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर अगर करंट इंक्रीजिंग है, देखिए यहाँ पर करंट कैसे होता है, ग्राफ पता है ना आपको, साइनोसाइडल। तो करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब करंट इंक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन कैसे होगी, टू अपोज द इंक्रीजिंग करंट। जब करंट डिक्रीजिंग होगा तो EMF बैक EMF यहाँ पर जो इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, इंडक्टर कॉइल के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है टू अपोज द डिक्रीजिंग करंट। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक EMF, ओके स्टूडेंट। तो ये बैक EMF कितना होता है यहाँ पर, so induced EMF in inductor coil is given by, it is denoted by EL, okay, is equal to minus L into DI by dt. This is equation number 2। इतना EMF यहाँ पर इंड्यूस होता है ना, यस। अब यहाँ पर जो लूप तैयार हो गया, मतलब अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF, इसके वजह से अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर पास होता है थ्रू द इंडक्टर, फिर से इंडक्टर के अंदर एक EMF इंड्यूस होता है दैट इज EL, ओके। तो एक लूप यहाँ पर तैयार हो गया, एक सर्किट कंप्लीट होती है, सिंपल AC सर्किट विथ इंडक्टर। तो इस AC सर्किट के ऊपर हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ। व्हाट इज किरचॉफ सेकंड वोल्टेज लॉ, दैट इज समेशन ऑफ ऑल EMF
एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। ये होता है ना। अब यहाँ पर दो तरह की ईएमएफ है, एक अप्लाइड ईएमएफ ई, यहाँ पर अप्लाइड ईएमएफ कौन सा होगा ई, दैट इज E0 sin ओमेगा टी, एंड दूसरा ईएमएफ यहाँ पर EL, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ये दोनों है ना, तो दोनों ईएमएफ की एडिशन क्या होगी फिर, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं E प्लस इंड्यूस ईएमएफ, मतलब अप्लाइड ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्लस इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर कॉइल इज इक्वल टू 0, इनकी एडिशन 0 होगी। नाउ EL की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। देयरफॉर E इज इक्वल टू, अब ये माइनस टर्म इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो L di/dt, ओके, और di/dt इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई L, राइट, और इट इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू है E0 sin ओमेगा टी, E0 sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L। नाउ di इज इक्वल टू E0 बाई L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू dt। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पर हमें EMF के लिए फॉर्मूला पता है, अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF E0 sin ओमेगा टी, तो करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पर इंडक्टर में से कितना पास हो रहा है यह अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए di इज इक्वल टू E0 बाई L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू dt, ओके। तो इन स्मॉल टाइम ड्यूरेशन dt कितना करंट चेंज होता है, ओके, अल्टरनेटिंग करंट या फिर इंस्टेंटेनियस करंट di, इतना करंट चेंज होता है। तो टोटल करंट अल्टरनेटिंग करंट अगर हम निकालते इन टर्म्स ऑफ फंक्शन साइन या कॉस जो भी आएगा, ओके, तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना होगा। तो चलिए टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ओके, तो इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E0 बाई L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो इसको कंप्लीट करेंगे अब। इंटीग्रेशन di का मतलब क्या होगा, i, ओके, सो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए E0 बाई L कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लाते हैं, तो ये E0 बाई L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू dt। नाउ i इज इक्वल टू E0 बाई L इंटू, अब साइन ओमेगा टी इंटू dt इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें एक पता है ना कि इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अगर आपको पता नहीं है तो लॉग टेबल देखिए, पता कीजिए क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है यस माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओमेगा टी का भी फिर से इंटीग्रेशन होगा ना, एंगल का इंटीग्रेशन, राइट। तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा, और ये डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। नाउ आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस E0 अपॉन ओमेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, ये इक्वेशन आता है स्टूडेंट। तो I इज इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे स्टूडेंट, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये करंट के लिए इक्वेशन आता है। देखिए अल्टरनेटिंग EMF के लिए ये इक्वेशन आ गया पहले से, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। उसी तरह से करंट के लिए ये इक्वेशन नंबर 4, दिस इज I इज इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। मतलब देखिए यहाँ पर साइन फंक्शन है और यहाँ पर कॉस फंक्शन है स्टूडेंट, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन भी हम इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। चलिए I इज इक्वल टू माइनस I0, ओके, और कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर,
साइन इन ब्रैकेट π/2 माइनस ओमेगा टी। इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन का यहाँ पर हमने यूज़ किया। देखिए साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का कन्वर्जन कैसे किया है, साइन इन ब्रैकेट π/2 माइनस ओमेगा टी। ओके, और I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ माइनस इन ब्रैकेट π/2 माइनस ओमेगा टी। देखिए और एक हमारे पास है माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये भी एक इक्वेशन है ना। तो माइनस साइन इन ब्रैकेट π/2 माइनस ओमेगा टी, इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, साइन ऑफ माइनस दिस एंगल। ओके, और I इज इक्वल टू I0 साइन, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस इंटू π/2 माइनस π/2 होगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, तो इसका मतलब इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी ना, ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देखिए अप्लाइड EMF E0 sin omega t and corresponding current passing through the inductor coil is I is equal to I0 sin in bracket omega t minus π/2। ये इक्वेशन आ गया ना इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो देखिए साइन फंक्शन और यहाँ पर भी साइन फंक्शन है, यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस π/2 है। ओके राइट, तो इसका मतलब कंपेयर करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग EMF से π/2 एंगल पीछे है, माइनस π/2 नहीं यहाँ पर। देखिए साइन ओमेगा टी और यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब दोनों सेम फेज है क्या, अल्टरनेटिंग EMF और करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कॉइल आर नॉट इन द सेम फेज। जैसे रजिस्टर आर्टिकल में देखिए सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर, लास्ट वाला आर्टिकल, फर्स्ट वाला, ठीक है। देखिए वहाँ पर E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, दोनों का एक्सप्रेशन साइन फंक्शन था ना, और इसलिए दोनों एक साथ चेंज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करस्पॉन्डिंग करंट आर नॉट इन फेज, तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो आगे पीछे कौन है यहाँ पर, तो EMF आगे है और करस्पॉन्डिंग करंट पीछे π/2 एंगल से। चलिए यही पॉइंट आपको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो टेबल में क्या होगा, देखिए एंगल ओमेगा टी दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो एंगल कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग 0 डिग्री, ओके, उसके बाद π/2 0 π/2 पाई 3 π/2 देन 2 पाई 5 π/2 एंड सो ऑन। ओके, देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग में 0, यहाँ पर π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री, यहाँ पर होगा पाई रेडियन या 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर 3 π/2 रेडियन मतलब 270 डिग्री, यहाँ पर कंप्लीट 360 मतलब 2 पाई रेडियन। फिर से π/2 इसके अंदर ऐड कर देते, 2 पाई प्लस π/2 कितना हो गया यहाँ पर 5 π/2, राइट स्टूडेंट। तो अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर हमने एंगल लिया है ओमेगा टी टाइम, ठीक है। जैसे देखिए कि इन AC जनरेटर कॉइल जैसे रोटेट होगी, सपोज यहाँ पर ये स्टार्टिंग पोजीशन है, एंगल 0 है, 90 डिग्री 180 डिग्री 270, ओके 360 दैट इज 2 पाई 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई अगेन कंटिन्यूसली 5 π/2 ऐसे चलते रहेगा ये। तो ये एंगल और उस हिसाब से फिर अल्टरनेटिंग EMF एंड करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पहले EMF के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर E की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी, तो पहला एंगल क्या है यहाँ पर 0 है,
तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, जीरो इंटू ई जीरो दैट इज जीरो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है पाई बाय टू। अब साइन पाई बाय टू या मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है प्लस वन इंटू ई जीरो दैट इज प्लस ई जीरो, ओके। उसके बाद पाई एंगल है ना, नेक्स्ट 180, साइन 180 या साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पर फिर से वो क्या होगा, जीरो होगा। अब 3 पाई बाय टू मतलब 270, साइन 270 डिग्री या साइन 3 पाई बाय टू की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू ई जीरो क्या होगा यहाँ पर माइनस ई जीरो, जीरो प्लस ई जीरो, जीरो माइनस ई जीरो, जीरो प्लस ई जीरो, जीरो माइनस ई जीरो, इस तरह से चलते रहेगा स्टूडेंट। तो ये ई जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दिस इज ई जीरो, ओके। ई जीरो का मतलब मैक्सिमम या पीक वैल्यू, मतलब उसके आगे उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं इंक्रीज होगी। उसी तरह से अब यहाँ पर जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी, तो आई जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये कांस्टेंट। सो आई जीरो मतलब पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए यहाँ पर आई जीरो यहाँ पर जो लिखा है, ओके, तो इट इज़ इक्वल टू ई जीरो बाय ओमेगा यल। आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो बाय ओमेगा यल। ई जीरो कॉन्स्टेंट है, दैट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू, है ना। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग कॉइल, यल मतलब इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट आई जीरो, और उसका मीनिंग क्लियर है ना हमें, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ओके। नो अब आई की वैल्यू यहाँ पर मतलब अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट हम। देखिए माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी, तो पहला एंगल है जीरो, कॉस जीरो है ना, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है +1 इंटू माइनस आई जीरो दैट इज माइनस आई जीरो, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट एंगल है पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये जीरो इंटू माइनस आई जीरो दैट इज जीरो, ओके। देन पाई एंगल, कॉस पाई या फिर कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू माइनस आई जीरो मतलब प्लस आई जीरो, ओके। तो इसी तरह से ये जीरो माइनस आई जीरो, जीरो प्लस आई जीरो, जीरो माइनस आई जीरो, जीरो प्लस आई जीरो, इस तरह से चलते रहेगा स्टूडेंट एज द कॉइल रोटेटिंग कंटिन्यूसली इन AC जनरेटर। तो ये टेबल यहाँ पर तैयार हो गया, ओके। अब इस टेबल के आधार पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि अल्टरनेटिंग EMF एंड करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट ये सेम फेज होगा या डिफरेंस होगा उसमें। अगर डिफरेंस है तो फिर डिफरेंस कितना रहेगा पाई बाय टू, ओके। और कौन आगे पीछे मतलब EMF आगे या करंट पीछे, ये भी आपको क्लियर होगा। तो देखिए पहले EMF के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेते हैं प्लस ई जीरो अलॉन्ग वाई एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस है, और नीचे यहाँ पर माइनस ई जीरो, ठीक है। तो देखिए जीरो एंगल के लिए अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू कितनी, जीरो है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। देन पाई बाय टू के लिए प्लस ई जीरो है ना, तो पाई बाय टू के लिए यहाँ पर पॉइंट मार्क करते हैं। उसके बाद पाई के लिए जीरो, यहाँ पर पॉइंट आएगा। 3 पाई बाय टू के लिए माइनस ई जीरो, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा स्टूडेंट इस तरह से। उसके बाद जीरो, फिर से प्लस ई जीरो। अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो एक ग्राफ मिलेगा हमें इस तरह से, दिस इज नोन एज साइनोसाइडल EMF, क्लियर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग EMF। तो ये ग्राफ आ गया। अब करंट के लिए करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जीरो एंगल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, माइनस आई जीरो, मतलब यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लेते हैं प्लस आई जीरो और यहाँ पर माइनस आई जीरो, ओके। तो जीरो एंगल के लिए वैल्यू क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की, माइनस आई जीरो, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा स्टूडेंट, राइट। अब उसके बाद पाई बाय टू के लिए जीरो है, पाई बाय टू के लिए जीरो मतलब यहाँ पर होगा। देन प्लस आई जीरो यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट होगा वो। देन जीरो, उसके बाद माइनस आई जीरो, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, फिर से जीरो, ओके, इस तरह से। तो अगर ये हम कंप्लीट करते हैं तो जैसे देखिए कंटिन्यूस लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ EMF, और करंट के लिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करना होगा हमें इस तरह से, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है,
ओके स्टूडेंट, तो ये करंट का ग्राफ है। अब देखिए दोनों सेम फेज में है क्या? नहीं है ना, मतलब दोनों सेम फेज में, मतलब जहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू है वहीं पर करंट की वैल्यू भी जीरो अगर होती है तो वो सेम फेज है। रजिस्टर में हमने देखा था, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू माइनस आई जीरो है। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब जाके करंट यहाँ पर जीरो होता है, मतलब कि ईएमएफ जीरो है, करंट माइनस आई जीरो है। ईएमएफ प्लस ई जीरो हो जाता है तब करंट जीरो हो जाता है। ईएमएफ जब जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा, मतलब आगे कौन है, आगे कौन है यहाँ पर? ईएमएफ आगे है ना। ओके देखिए फिर से, जीरो ईएमएफ है तब करंट माइनस आई जीरो है। ओके देखिए यहाँ पर कि ईएमएफ जीरो है लेकिन करंट कितना है? माइनस आई जीरो है ना। ईएमएफ जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा तब जाकर करंट जीरो पहुँचेगा। ईएमएफ जीरो तो ये मैक्सिमम पहुँचेगा, तो ईएमएफ पहले मैक्सिमम पहुँचा है ना, तो मतलब ईएमएफ आगे करंट पीछे, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? देखिए ईएमएफ जीरो है, ओके, और नेक्स्ट करंट कब जीरो होता है? यहाँ पर करंट जीरो होता है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? π/2 माइनस जीरो π/2। देखिए यहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम है और करंट मैक्सिमम यहाँ पर है प्लस आई जीरो, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? पाई माइनस π/2 अगेन π/2। इसका मतलब क्लियर हो ना आपको कि इन दिस एसी सर्किट विथ इंडक्टर ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ π/2। समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, और π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री से वो आगे करंट से। इसका मतलब करंट ईएमएफ के पीछे, तो अल्टरनेटिंग वर्ड क्या होगा फिर यहाँ पर? करंट लैग्स बिहाइंड, मतलब पीछे रहना, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। दोनों का मतलब एक ही हो गया ना, ईएमएफ आगे करंट पीछे, वही बात होगी ना। ओके, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर करंट अगर यहाँ पर लेते हैं हम आई एक्स एक्सिस पर, तो ईएमएफ यहाँ पर होगा ना EL, तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 डिग्री, दैट इज π/2 रेडियन। तो करंट और ईएमएफ, ओके, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर? π/2। तो सेम फेज नहीं है, फेज डिफरेंस जीरो नहीं है यहाँ पर, फेज डिफरेंस कितना है? π/2, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ओके देखिए स्टूडेंट, अगर हम रेड पेन मतलब ईएमएफ, ओके, इंड्यूस ईएमएफ EL, और ब्लैक पेन मतलब करंट, तो दोनों के बीच कितना एंगल है? π/2 है ना। देखिए अब करंट कॉइल, जो रोटेटिंग कॉइल होती है एसी जनरेटर के अंदर, वो इनिशियल पोजीशन पर है, मतलब जीरो एंगल है। ओके जीरो एंगल है, तो जीरो एंगल मतलब क्या होता है कि E की वैल्यू जीरो और करंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस आई जीरो। तो चलिए ये ग्राफ फिर ऐसा लेंगे हम, ईएमएफ जीरो है ना, जीरो है, और करंट एक्सिस के नीचे मतलब माइनस आई जीरो। ओके नाउ करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी जब एंगल π/2 होगा? तो कॉइल अगर रोटेट होती है थ्रू 90 डिग्री इस तरह से, तो ईएमएफ यहाँ पर आ गया और करंट यहाँ पर जीरो हो गया ना। करंट देखिए जीरो हो गया और ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो ये मैक्सिमम है ना यहाँ पर E0। अगर कॉइल रोटेट करते हैं हम कंटिन्यूसली इस तरह से, तो ये इस तरह से रोटेट होगा स्टूडेंट। ओके ये एक रोटेशन हो गया ना, तो इस तरह से हर एक पोजीशन पर क्या होगा? करंट और ईएमएफ की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। तो कौन आगे यहाँ पर? ईएमएफ आगे, इसलिए अबोव द एक्सिस दिखा है। ओके दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? π/2 या 90 डिग्री। ओके क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर जो पॉइंट है I0 को हमने E0/ω/L के जगह पर लिखा है। I0 इज इक्वल टू E0/ω/L, दैट इज कांस्टेंट नोन एज पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके नो देखिए यहाँ पर ω/L को इधर लाते हैं हम, ω/L इज इक्वल टू E0/I0, राइट, E0/I0। नो
E0 बाय I0, यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड बाय √2 और डिवाइड बाय √2 करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। नाउ दिस इज इक्वल टू E0 बाय √2 डिवाइडेड बाय I0 बाय √2, है ना। E0 बाय √2, अगर इसको नीचे लाते तो I0 बाय √2 होगा इस तरह से। नो ओमेगा यल इज इक्वल टू E0 बाय √2 का मतलब क्या होता है, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय I0 बाय √2 मतलब IRMS, राइट। तो ये रेशियो होगा ERMS टू IRMS। देखिए जनरल ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I, दिस इज ओम्स लॉ। तो यहाँ पर पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है दैट रेशियो गिव्स रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पर ERMS और IRMS दैट आल्सो गिव्स द रेशियो रेजिस्टेंस, है ना, बिकॉज देखिए पोटेंशियल अपॉन करंट दैट गिव्स रेजिस्टेंस क्वांटिटी। तो यहाँ पर EMF डिवाइड बाय करंट, ERMS डिवाइड बाय IRMS दैट आल्सो गिव्स रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉइल। ओके, देखिए इंडक्टर कॉइल रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करता है कि हमें पता है EMF अप्लाइड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट पास होगा, दैट इज वेरिंग। तो कॉइल के अंदर कंटिन्यूसली बैक EMF प्रोड्यूस होता है ना, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर दैट गिव्स बाय दिस रेशियो एंड इट इज नोन एज और डिनोटेड बाय XL, दैट मीन्स इंडक्टिव, ओके, रिएक्टेंस, inductive reactance. What is reactance? Reactance is nothing but resistance. Resistance offered by inductor coil is known as inductive reactance. And इसका सिंबल क्या होता है, XL, मतलब ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है स्टूडेंट। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इज ओहम, बिकॉज रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओहम। उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब इसका सिंबल अलग से दिखा है यहाँ पर XCL, यल सफिक्स मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल। ओके, तो ये रेजिस्टेंस ही है यहाँ पर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉइल। सो देयरफॉर XL इज इक्वल टू, देखिए मतलब इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर अब, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल। ओके, XL इज इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा यल। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या करते हैं हम यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ EMF अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल। ओके, दिस गिव्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और सिंबल होता है XCL। तो XL का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ओमेगा यल। ओके, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा मतलब इसको हम 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला ही नहीं है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई अपॉन टी, या फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यस, इनटू यल, ये एक फॉर्मूला हो गया। और फिर ओमेगा को हम 2 पाई एफ, ओके, इनटू यल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंट फार्मूलेस बन जाते हैं इसमें। तो इससे हम यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट सिंपल AC सर्किट विथ इंडक्टर, जिसमें हमने क्या किया है कि अप्लाइड EMF कितना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करस्पॉन्डिंग करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल कितना होता है, I इज इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। ओके, और इसको हमने साइन फंक्शन में फिर से कन्वर्ट किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 आता है, I इज इक्वल टू I0 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए साइन फंक्शन सेम, साइन ओमेगा टी और यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका मतलब EMF और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 नहीं है, सेम फेज में नहीं है दोनों। तो यहाँ पर करंट π/2 एंगल से पीछे है, जो कि बात हमने यहाँ पर ग्राफिकली डिस्कस की है स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। ओके।